हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल जेआरएफ प्रेप एकेडमी। जेआरएफ प्रेप एकेडमी पर आप सभी का मैं नेहा गोयल हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। अब बात आती है कि रिजल्ट कब आएगा, है ना? और ये मेंस राइटिंग जो प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं वो कौन कौन जो है कर सकता है। तो मैं सभी को बता दूं, एक वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड किया है और उस वीडियो को आप जाकर के देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन लोग आपकी ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो लोगों को लग रहा है, जिनको पॉजिटिव वाइब आ रही है, अपने मार्क्स अच्छे लग रहे हैं, उन लोगों को सभी को ये वीडियोस जो है देखनी चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा समय ना गँवाते हुए हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मिलकर के साथ में तैयारी करेंगे, कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा, कुछ सीखने को आपको भी मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेंस राइटिंग प्रैक्टिस की आज ये पहली क्लास होने वाली है और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच बनाया गया है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यूट्यूब पर। कोई भी प्राइवेट क्लासेस नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। जो आपको लिखना है पेपर में वही सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम फिलोसफी और एजुकेशन के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारा जीएस रॉस का एक कथन है कि फिलोसफी और एजुकेशन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम पुराने जो पेपर्स हैं, है ना, यूजीसी नेट के या फिर हमारी जो जीडीसी के जो एग्जाम हुए हैं, यूपीएचईएससी के जो एग्जाम हुए हैं, उसमें उठा करके अगर हम ये देखें तो ये वाली कोट काफी हद तक पूछी जाती है। तो सबसे पहले मैंने यही समझाया है कि इसमें फिलोसफी और एजुकेशन है क्या, तो दोनों किस तरह से अंतर संबंधित है ना। तो एक बार पहले इसी के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देखिएगा, आई होप आप सभी को जो ये स्लाइड है इजीली विजिबल होगी, साफ क्लियरली विजिबल होगी। तो चलिए फिर पहले दर्शन के बारे में जानते हैं। मैंने यहाँ पर पहले दर्शन के बारे में लिखा है और फिर मैंने यहाँ पर आपको लिखा है शिक्षा व्यवहारों क्रियान्वयन। मतलब हमारा जो दर्शन है वो क्या है, एक थ्योरी। देखिए, ये थ्योरी है हमारी। हमारा जो दर्शन है फिलोसफी है, और शिक्षा क्या है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द प्रैक्टिस। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे आपको वर्ड्स यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होने वाला है इसमें आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 125 शब्दों में, और आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 शब्दों में। तो आपको इन दोनों को ही एक तरह से मैनेज करना है। तो जितने कम शब्दों में हम अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर पाए, जो भी हम जानते हैं, उतना ज्यादा अच्छा होगा, और जितने साधारण शब्द लिखे होंगे उतना बढ़िया होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्शन क्या कहता है। दर्शन आदर्श और लक्ष्य, यानी कि जीवन के मूल्य, सिद्धांत, जीवन की जो हमारे जो लाइफ की वैल्यूज हैं, हमारे जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं, और हमारे अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम्स जो हैं, उनको निर्धारित कर कौन, दर्शन, फिलोसफी। वहीं पर हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या है, एक पूरक है, दर्शन का एक पूरक है एजुकेशन। वो क्या कहता है, मूल्यों का क्रियान्वयन। मूल्यों का क्रियान्वयन कैसे, शिक्षा दर्शन द्वारा तय किए गए लक्ष्यों, जो हमारे एम्स जो हमारे दर्शन ने तय करे हैं, और उसके मूल्यों को वास्तविक जीवन में लागू करती है। आप इसका मतलब समझ रहे होंगे कि हमारे जो थ्योरी थ्योरी पार्ट जो है वो है दर्शन, और वहीं पर इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है हमारी शिक्षा। तो समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं तो हम अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो में जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्योंकि ये जो हमने बैच चलाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, किसी भी ऐप को आपको डाउनलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको हमारी वीडियोस के साथ जुड़ जाना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है चिंतन पक्ष। यह विचार और अमूर्त संकल्पनाओं से जुड़ा है। क्या, हमारा जो दर्शन है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट संकल्पनाएं, जो आपकी अमूर्त संकल्पनाएं हैं, उससे जुड़ा हुआ है, और ये तय करता है कि क्या और क्यों सिखाना चाहिए। क्या और क्यों सिखाना चाहिए, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट, आपकी जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं, ये आपके उससे जुड़ा हुआ है। यहीं पर आपका गतिशील पक्ष जो है, जो आपका मूर्त रूप में जो पक्ष है, वो जैसे अप्लाइड फिलोसफी भी इसको कहा जाता है हमारी शिक्षा को, और दर्शन का व्यवहारिक रूप अप्लाइड फिलोसफी है, क्या, शिक्षा। और यह कैसे कैसे सिखाया जाए, इस पर ये काम करती है। ठीक है, क्या और क्यों का आंसर क्या देती है, हमारी हमारा जो दर्शन है फिलोसफी है। वहीं पर हमारे कैसे सिखाया जाना चाहिए, ये जो सवाल का जवाब है वो कौन देता है, शिक्षा देती है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कला और विधि। कला और विधि क्या है,
यह शिक्षा के लिए एक कलात्मक ढांचा और बुनियादी पद्धतियों का निर्माण करता है। थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को करेंगे, एक बार हम समझ लेंगे तो फिर हमें दोबारा से इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कला और विधि क्या कहती है? हमारा जो ये दर्शन है, ये कला और विधि की बात करता है। यह शिक्षा के लिए एक कलात्मक ढांचा है और बुनियादी पद्धतियों का निर्माण करता है। ये एक कला है और एक विधि। यहीं पर हमारी जो विज्ञान और प्रकृति, आपको पता है ये थ्योरी है, तो ये थ्योरी है इसकी, इसलिए इसमें कला और विधियां होना जरूरी है। यहाँ पर आपको विज्ञान और आपकी प्रक्रिया, प्रोसेस और आपकी साइंस, ये आपको देखने को मिलेगी। क्या है? यह शिक्षण विधियों और ठोस साधनों का उपयोग करके हमारे जो लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं उनको प्राप्त करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, इसलिए इसको विज्ञान और प्रक्रिया कहा गया है, प्रोसेस। ठीक है। चलो, आई होप ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। ये 125 शब्दों में आएगा तब भी आप लिख देंगे और 200 शब्दों में आएगा तब भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वही आपकी जो पूरी लाइन है वही मेकिंग करते हैं। तो आपको जो कीवर्ड्स हैं वो उनको नोट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर आपको सारे ही कीवर्ड्स ही दिए गए हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और हम आगे बात करेंगे हमारी कुछ फिलोसफीज के बारे में। हमारी कुछ फिलोसफीज हैं, इसमें मैंने सोचा है कि डिफरेंशिएशन, हम मतलब एक तरह से हमारा जो अगर अंतर करने के लिए आता है या समानता दिखाने के लिए आता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं इन फिलोसफीज को अलग अलग पढ़ा रही हूँ। तो मैंने 4 यहाँ पर आज फिलोसफीज लिए हैं। फिलोसफी और एजुकेशन का मतलब हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे, प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे और आपका रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आज 4 फिलोसफीज ली हैं, यहाँ पर आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं क्योंकि यहाँ पर मेंस की तैयारी चल रही है। यहाँ पर बड़े बड़े शब्द और ये पूरी पूरी कहानियां मैं लेकर नहीं आई हूँ। यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं आप उनको नोट करते हुए चलेगा, पेपर पेन जरूर से लेकर के बैठिएगा। परम सत्य की बात करता है आदर्शवाद। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत में सबसे पहली चीज आती है परम सत्य। परम सत्य, इसकी अवधारणा क्या कहती है? वास्तविकता आध्यात्मिक या मानसिक है। आपको पता है आइडियलिज्म क्या कहता है? हमारे विचार ही प्रमुख है, हमारे विचार सब कुछ है, हमारे विचारों से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर वास्तविकता आध्यात्मिक या मानसिक है, विचार ही परम सत्य है। ठीक है। अर्थ क्या कहता है? हम जो भौतिक संसार देखते हैं वह क्षणभंगुर। देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया है, अगर आप इस लाइन को लिखकर आते हैं ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे? हम जो भौतिक संसार देखते हैं वह क्षणभंगुर है। सच्ची वास्तविकता, हमारी जो सच्ची वास्तविकता होती है मन, विचारों और आध्यात्मिक चेतना में विद्यमान होती है। ये हमारा मेनली इसका जो परम सत्य है आदर्शवाद के अनुसार यही कहता है। सच्ची वास्तविकता मन, विचारों और आध्यात्मिक चेतना में विद्यमान है। अध्यात्म को बहुत ज्यादा मानता है, स्पिरिचुअल रियलिटी की बात करता है आदर्शवाद। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान शाश्वत है। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो ज्ञान रिलेटिवली चेंज होता रहता है, मतलब वो समय के अनुसार चेंज होता रहता है। वो कौन सी फिलोसफी कहती है? प्रैग्मेटिज्म कहती है ना, व्यवहारवाद कहती है, जिसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। तो क्या कहा है हमारे आदर्शवाद ने? आदर्शवाद ने कहा है ज्ञान शाश्वत है और निरपेक्ष है। इसका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो सच्चा ज्ञान समय और परिस्थिति के साथ में बदलता नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आदर्शवाद और प्रगति क्या कहते हैं, आदर्शवाद और व्यवहारवाद दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसी की कॉन्ट्राडिक्शन में जो है हमारी फिलोसफी आई थी व्यवहारवाद। तो सच्चा ज्ञान पर समय और परिस्थिति के साथ नहीं बदलता, यह स्थायी, सार्वभौमिक और परिपूर्ण होता है। ज्ञान का स्वरूप क्या कह रहा है? सच्चा ज्ञान समय या परिस्थिति के साथ में नहीं बदलता, बल्कि यह स्थायी होता है, सार्वभौमिक होता है, परिपूर्ण होता है, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, मेन मेन पॉइंट से लिखे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखी हैं, मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब जीवन और शिक्षा का उद्देश्य है। जीवन और शिक्षा का उद्देश्य क्या कहता है? अवधारणा क्या कह रही है? आत्म साक्षात, नैतिक विकास। ये कीवर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा, इसी से आपके पूरे पूरे लाइंस जो है बनेंगे पेपर में। अर्थ क्या है इसका भाई? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वयं को, यानी कि हमारी आत्मा को जानना, है ना, और मजबूत नैतिक मूल्यों का विकास करना। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, अल्टीमेट एम है, वो स्वयं को यानी कि अपनी आत्मा को जानना और मजबूत नैतिक लक्ष्यों का विकास करना। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन,
इसका अर्थ क्या है भाई? इसका अर्थ ये कह रहा है कि आदर्श शिक्षक के रूप में यहाँ पर एक शिक्षक जो है कार्य करता है, छात्रों को परम सत्य की खोज करने में मदद करना, इसीलिए कहा गया है मार्गदर्शन, है ना? और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग मार्गदर्शन करना है। जो भी छात्र हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, स्पिरिचुअल जो आपका मार्ग है उस पर चलते हैं, उनका मार्गदर्शन करना है। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में हमारे जो मेन सब्जेक्ट बताए गए हैं, जो मेन सब्जेक्ट जिनकी हमें अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म मेन सब्जेक्ट जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए वो है कला यानी कि आर्ट्स, है ना, आपका दर्शन और आपका साहित्य। ये तीनों चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है दर्शन, साहित्य और कला, यही आपको लिख करके आने हैं। क्योंकि वहां से आपको वहां पर लिखवाया जाएगा। प्रीलिम्स आप दे चुके हैं, यूजीसी नेट भी आप दे चुके हैं, वहां पर ये सब चीजें नहीं चलती हैं। वहां पर आपको बस रिकॉग्नाइज करना होता है, क्वेश्चन का आंसर वहीं से फाउंड आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें मेंस में लिखना है, तो लिखने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। अपने शब्दों में जैसे भी आप समझ रहे हैं यहाँ से वहीं से आपको उठा करके लिखना है। अर्थ क्या है भाई? वह यह अध्ययन केवल व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल की बजाय मन, आत्मा और संस्कृति के विकास से जुड़े विषयों पर केंद्रित है। आपको ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी हमारा जेआरएफ प्रेप अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है बल्कि, ठीक है, वहां पर आप जुड़ जाएंगे। मैं आपको लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी, वहां पर आपको जुड़ जाना है। जुड़ करके आपको वहां पे सारी स्लाइड्स जो हैं आपको पीडीएफ के रूप में आपको दे दी जाएंगी। तो वहां पर मैं क्लास के एंड होते ही, क्लास को अपलोड करते ही मैं वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया करूंगी। तो यहीं से आपको लिखना है। चलिए, शिक्षण विधियां क्या है भाई? जिसमें शिक्षक का मेन रोल है। यहाँ पर शिक्षक का मेन रोल दिखाया गया है क्योंकि रोल मॉडल उसी को बताया गया है, नैतिक और आध्यात्मिक आपका बताया गया है। तो नैतिक और आध्यात्मिक आपका जो मार्गदर्शक है बताया गया है, इसलिए यहाँ पर जिसमें हमारे शिक्षक का रोल ज्यादा होगा, वही आपका जो आपकी शिक्षण विधियां होंगी वही। ठीक है, व्याख्यान जिसमें आपका शिक्षक मेन रोल प्ले करता है, चर्चा जिसमें आपका शिक्षक मेन रोल प्ले करता है, और आपकी प्रश्नोत्तरी, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का मतलब वही है कि प्रश्न पूछेगा शिक्षक, प्रश्न पूछेगा आंसर देगा शिक्षक, छात्र छात्र प्रश्न पूछेगा शिक्षक आंसर देगा, है ना। प्रश्नोत्तरी विधि में यही होता है, सुकराती विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आपके अनुशासन का प्रकार क्या होना चाहिए भाई? अनुशासन का प्रकार सख्त होना चाहिए। यहाँ पर कठोर अनुशासन की बात करिए, नैतिक अनुशासन की बात इन्होंने करी। छात्र बच्चे की भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चे की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा सुधार की आवश्यकता है। हमारा जो लर्नर है इसमें, वो पूरी तरह से मुक्त नहीं है। वो शिक्षक के ही कड़े अनुशासन में रहता है और शिक्षक के ही निर्देशों का पालन करता है और शिक्षक के द्वारा ही इसको सुधारा जाता है। ठीक है, तो आइडियलिज्म हमारे कठोर अनुशासन की बात करता है और शिक्षक का मेन रोल यहाँ पर प्ले होता है, इसीलिए सारे काम जो है शिक्षक के ही जिम्मे होते हैं। इसमें मेन आपके जो प्रोपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं प्लेटो, सुकरात और कांट। तो इनका तीनों का नाम प्रमुख आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन आपके मेन जो आपके यही है, ठीक है, आपको इन्हीं को याद रखना है। अब नेक्स्ट फिलोसफी पर बढ़ेंगे भाई हम। व्यवहारिकता या प्रयोगवाद के मूल सिद्धांतों की बात यहाँ पर हो रही है। तो मूल सिद्धांत में सबसे पहले आता है वास्तविकता और सत्य, जैसे मैंने आपको बताया अभी आइडियलिज्म में, है ना। आइडियलिज्म की बिल्कुल उल्टी चीजें होंगी यहाँ पर, बिल्कुल उल्टा। इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल इसके ठीक बात रखा है। क्यों रखा है अभी आप समझेंगे, देखिएगा। वास्तविकता और सत्य, वास्तविकता निरंतर बदलती रहती है। यहाँ पर, वहां पर ट्रुथ क्या था? अनचेंजिंग था, है ना, अनचेंजिंग था, शाश्वत था, सार्वभौमिक था। लेकिन यहाँ पर वास्तविकता निरंतर बदलती रहती है। सत्य का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कारगर होने वाली चीजों के लिए होता है। जो हमारे सामने है, जिसको हम प्रूव कर पाते हैं, वही सच है ना। जो व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हम करके नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हमारे लिए सच नहीं है, क्योंकि सच को ये एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक वो चीजें प्रूव नहीं होती हैं। आइडियलिज्म आपको सच को एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपका रियलिज्म है, प्रेगमेटिज्म है, ये आपके दोनों चीजें आपकी सच को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। इनके अकॉर्डिंग प्रूव करना पड़ता है, हमें सच को निर्धारित करना पड़ता है। जब हमारे व्यवहारिक रूप से कोई चीज कारगर होती है, तो उसी चीज से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही हमारा सत्य ज्ञान होता है। ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होता है। आज मेरा अनुभव कुछ और है, मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया। मैं कल को जाऊंगी, कल को कुछ और मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, वो मेरे अपने अनुभवों से प्राप्त होगा। उसी ज्ञान को ये सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। यह समय के साथ विकसित होता है। समय के साथ साथ हमारे जो अनुभव है हमारे ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। इनका मेन मेन मकसद यही है कहने का। शैक्षिक लक्ष्य क्या है भाई? शिक्षा छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए
तैयार करती है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं, आपके जो प्रैग्मेटिज्म में आपके जो पॉइंट्स आते हैं, प्रयोगवाद, व्यवहारिकतावाद जिसको आप कहते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको आज की हमारी जो आज के समय का जो सिलेबस है, पाठ्यचर्या है, पाठ्यक्रम है, उसमें आप देखने को पाएंगे। क्यों? देखिएगा, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार करती है, हल करने के लिए तैयार करती है। और हमारा आज का पाठ्यक्रम क्या कहता है? हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए तैयार करता है ना। हमारी एनईपी 2020 में भी यही कहा है। तो ये प्रेगमेटिज्म से ही आया है, कोर आइडिया प्रेगमेटिज्म का ही है, जो हम धीरे धीरे करके अपनी जो पाठ्यचर्या है उसमें अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, चलो। शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक एक मार्गदर्शक और सुविधादाता, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कहाँ होता है? शिक्षक हमारे प्रेगमेटिज्म में एक मार्गदर्शक भी है और एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है यहाँ पर। फिर पाठ्यक्रम और विधियां, अधिगम यहाँ पर लचीला है, फ्लेक्सिबल है ना। बिल्कुल वही चीजें आपको देखने को मिलेगी जो हमारी एनईपी 2020 ने बताई है, जो हमारे एनसीएफ 2005 ने बताई है, वही चीजें बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी। व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित है ना। व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित है, अधिगम लचीला है, फ्लेक्सिबल करिकुलम एक तरह से। ये अवधारणाएं व्यवहारिकता पर जोर देती हैं और केवल सैद्धांतिक निर्देश की बजाय अनुभवात्मक शिक्षा, आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, है ना, उस पर फोकस करता है। परियोजना आधारित शिक्षा, परियोजना आधारित शिक्षा की यहाँ पर बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। परियोजना आधारित, प्रोजेक्ट मेथड, है ना, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, इन सब चीजों पर फोकस करता है क्योंकि व्यवहारिकता पर जोर देती है। व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को हम अपनी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, करके सीख रहे हैं, है ना। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाता है जिसको आप करके सीख रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड होता है ना। तो आज के समय में शिक्षा यही तो है, आज के क्लासरूम्स में शिक्षा यही तो दी जा रही है। हालांकि काफी सारी जो क्लासेस हैं वो आपके लेक्चर मेथड से ही पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी जो क्लासेस एलकेजी यूकेजी, हमारे घर में भी बच्चे हैं तो वहां पर एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा सिखाया जाता है आजकल। खुद से करके वो सीख रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा लर्न कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो जॉन डुई आपके हमारे मेन जो इसके प्रोपोनेंट है प्रैग्मेटिज्म के, तो सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक अंतःक्रिया में सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन के माध्यम से छात्रों को आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन मतलब खुद से ही अनुशासन उनमें विकसित हो, उसकी वकालत इन्होंने की है, मतलब उसकी इन्होंने एक तरह से डिमांड करी है हमारे जॉन डुई जी ने। शिक्षा को लोकतांत्रिक नागरिकता की तैयारी के रूप में इन्होंने देखा है। उनका क्या मानना था? व्यक्ति मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी होता है, एक सामाजिक प्राणी होते हैं और इसमें शिक्षा के माध्यम से अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने सुधारने की क्षमता होती है। तो मेन आपका कोर आइडिया आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। इस स्लाइड को मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आपको शेयर कर दूंगी, बिल्कुल एज इट इज भी अगर आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा एलिब्रेट करना होता है। देखिए, हिंदी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और हमें उसी तरीके से लिखना होता है, लेकिन अगर आपके मन में थोड़े से आपके सिनोनिम्स आ रहे हैं तो आप अपने वहां पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपनी भाषा में नहीं लिखना होता। एक अच्छा शिक्षक वही है जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे चीजों को लिख करके आए। ठीक है, चलो। अब प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए, तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो भी हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 16 सितंबर हमारी डेट है एग्जाम, है ना। तो आराम से तैयारी करेंगे, समझ करके तैयारी करेंगे, मेनली मैं यही कहना चाहती हूँ हम समझ करके तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांतों में प्रकृति ही अंतिम सत्य है। यहाँ पर नेचर, नेचर और नेचर की बात होगी केवल। सबसे अल्टीमेट जो रियलिटी है वही हमारा नेचर है, वही हमारी प्रकृति है। सब कुछ प्राकृतिक नियमों से चलता है, यहाँ पर जो भी हो रहा है, हम जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं, सब कुछ प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चल रहा है। जीवन मरण है, सुबह शाम है, दिन रात है, बारिश है, ये सब कुछ प्राकृतिक नियमों के हिसाब से चल रहा है सब कुछ। भौतिक संसार ही एकमात्र सत्य संस्कार है। ठीक है, आध्यात्मिक या काल्पनिक दुनिया का कोई भी अस्तित्व नहीं। जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हम नेचर से देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, सब कुछ वही सही है। ज्ञान का स्रोत आपकी ज्ञान इंद्रियां है, जिसको हमारे रियलिज्म फिलोसफी ने भी एक्सेप्ट किया है। रियलिज्म फिलोसफी ने भी एक्सेप्ट किया है, आपकी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के द्वार है। ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी प्रकृतिवाद ने दी है, लेकिन यहीं पर इसको एक्सेप्ट किसने किया है? वो है रियलिज्म, जिसने इसको एक्सेप्ट किया है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसकी खासियत है कि प्रैग्मेटिज्म ने ये कोट दिया है, ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के द्वार है,
वहीं पर हमारा जो रियलिज्म है इनको इसको कोर्ट को एक्सेप्ट करता है। रियलिज्म रियलिज्म कहता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ज्ञान इंद्रिया ज्ञान के द्वार है। तो हमारी ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है? हमारी पांचों ज्ञान इंद्रिया की बात यहाँ पर हुई है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने के ये मुख्य द्वार है। बच्चा किताबों को रटने के बजाय, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा रूसो का नेगेटिव एजुकेशन, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को वो सिखाया जाए जो उसको नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एजुकेशन बच्चे को देना जरूरी है, ना कि पॉजिटिव एजुकेशन। ये पॉजिटिव एजुकेशन तो वो खुद ही प्राप्त कर लेता है, सबको देख रहा होता है ना। उसको ये सिखाया जाए कि नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है, क्या नहीं करना चाहिए, उसको ये बताना चाहिए। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या करना चाहिए, वो सबको ऑब्जर्व करके देख ही रहा है कि क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए। ये है नेगेटिव एजुकेशन। तो किताबों को रटने के बजाय अपने अनुभवों पर, प्रकृति के सीधे संपर्क में आकर सच्ची सीख प्राप्त करता है बच्चा। ठीक है। तो किताबों को इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है कि किताबों को रट के नहीं, बल्कि बच्चा अपने अनुभवों से सीखे। और अनुभवों को कैसे? प्रकृति के सीधे संपर्क में जाकर। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत कर लेना खुद को। अनुभवों से सीखने की बात रियलिज्म भी करता है, प्रैग्मेटिज्म भी करता है, लेकिन यहाँ पर अनुभवों और प्रकृति का सीधा संपर्क, यहाँ पर ये वर्डिंग वर्डिंग आपको लिखनी है। अपने अनुभवों से प्रकृति के संपर्क में आकर के जो है बच्चा सच्ची सीख प्राप्त करता है। ये हमारी प्रकृतिवाद का कहना। बालक का प्राकृतिक विकास। बालक के प्राकृतिक विकास, नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा की बात किसने करी? हमारे नेचुरलिज्म ने। बच्चे पर बाहर से कोई भी कृत्रिम नियम या विचार थोपे नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल बच्चे को एकदम ओपन छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल उसको खुला छोड़ दो। वो प्रकृति की गोद में जाकर के खुद से सब कुछ सीख लेगा, ऐसा प्रकृतिवाद का मानना था। बच्चे का विकास, देखिएगा मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। बच्चे का विकास उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। बच्चे का विकास उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को अपने चाहते हैं कि डॉक्टर बने तो वो डॉक्टर ही बने, नहीं। उसको हमने खुला छोड़ना है। उसकी जो भी नेचुरल उसकी इंस्टिंक्ट है, उसकी जो भी उसकी अपनी कुछ योग्यताएं हैं, कुछ एबिलिटीज उसमें है अंदर, अपने अंदरूनी रूप से ही जो प्राकृतिक रूप से उसके अंदर डेवलप हुई हैं, वो सभी चीजें जो है उसमें ही रहने दिया जाए। मतलब उसको स्वतंत्र रूप से अपने आप को पहचानना आना चाहिए कि उसको जीवन में, लाइफ में करना क्या है। अपने विकास की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, रुचियां और योग्यताओं के अनुसार उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए बच्चे को, ताकि वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाए। कोई भी उसमें बाहर के कोई भी नियम या विचार उस पर नहीं थोपे जाने चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, बच्चे को सीखने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। अपने अपने जो विचार हैं, अपने जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने वो बने, नहीं, उसको बिल्कुल ओपन छोड़ दो। जो भी जिस चीज में भी उसको इंटरेस्ट आएगा, जो भी उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होंगी, वो उसके हिसाब से अपना काम करे। प्रकृतिवाद का यही मानना है। इस दर्शन में कठोर अनुशासन या शारीरिक दंड का पूरी तरह से विरोध किया गया है। वो कहते हैं कि भाई इससे बच्चा नहीं सीखेगा, इससे बच्चा सीख ही नहीं सकता है। जितना आप ओपन छोड़ोगे बच्चे को, उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। बच्चा जब प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से खेलेगा, देखेगा देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, और सीखेगा, तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास बेहतर होगा। अगर आप बच्चे को बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा बंदिशों में रखेंगे, तो बच्चे का माइंड जो है नैरो माइंडेडनेस हो जाएगी। बहुत ज्यादा बच्चे का जो एरिया है बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल ओपन छोड़ेंगे ना, है ना, बिल्कुल ओपन छोड़ेंगे बच्चे को, तो बच्चा क्या करेगा? और ज्यादा थिंक कर पाएगा, और ज्यादा सोच पाएगा, उसके खुले विचार होंगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि बच्चों को शुरू से ही हम सिखाएं कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे की जाती हैं, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों में बड़े होकर के वो एक जो बच्चों को शर्म होती है ना, जैसे पहले के जमाने में होता था, जब हम छोटे छोटे से थे तो हम किसी के सामने जाने से भी शर्माते थे। लेकिन आजकल के बच्चे आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिकली आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ, आजकल के बच्चे आप देखते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने से जरा सा भी घबराते नहीं है, शर्माते नहीं है, सबसे खुल करके मिल लेते हैं, सबके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर लेते हैं। इवन अपने से बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ बच्चे थोड़ी ही देर में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि खेलने लगते हैं उनके साथ। तो आज के बच्चों में यही खासियत है। जो पहले से चीजें चलती आ रही थी, वो थोपा थोपी चलती आ रही थी, वो सब चीजें धीरे धीरे करके एंड एंड हो रही हैं। और बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं, क्योंकि स्कूल्स में यही चीजें जो है डेवलप करी जा रही है बच्चों के अंदर। उनको लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस के थ्रू, मतलब उनको जो है एक ओपन माइंडेडनेस दी जाती है।
स्कूल में एक ऐसा एनवायरनमेंट अब आजकल दिया जाता है जो बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करना सिखाए। एक्टिविटीज डेली होती रहती हैं स्कूल्स में, क्यों होती हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे करके हमारे जो वेस्टर्न स्कूल्स और फिलोसफीज हैं, इनके विचारों को धीरे धीरे करके अप्लाई किया जा रहा है। हालांकि बहुत समय पहले से ये चीजें अप्लाई हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो ये अब व्यवहार में आ रही हैं, प्रैक्टिकली एप्लीकेट हो रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा मेन पॉइंट जो है उभर करके आ रहा है। चलिएगा, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकृति आधारित गतिविधियां हो रही है, केवल पढ़ाई चार दीवारों के अंदर। ये देखिएगा, मैंने सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया भाई। मुझे पता होता स्लाइड में ऐसा सब कुछ है तो मैं एक्सप्लेन ना करती। चार दीवारों के अंदर या क्लासरूम तक सीमित नहीं होती है आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं। बच्चा करके सीखने में, अनुभव द्वारा सीखने में और खेल खेल में सीखने में जो है जोर देता है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, आपको ये पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन लेकिन आपको ये पीडीएफ अपलोड के भरोसे नहीं रहना है। मैं दे दूंगी, मतलब मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। इन सबको आपको लिख लिख के देखना है, और जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा आपकी राइटिंग भी सुधरेगी। तो जितना ज्यादा आप लिख करके सीखेंगे वो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो लिखना आपको है पेपर में। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा। अनुभव द्वारा सीखने, खेल खेल में सीखने, प्लेवे मेथड और आपकी करके सीखना विधि यहाँ पर मेन होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप बागवानी कराते बच्चे से, पशु पक्षियों को देखना, अवलोकन करना एक तरह से होता है, और आपके प्राकृतिक सेट, नेचुरल वॉक आदि आपके इसमें रखे जाते हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद का प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ऑन एजुकेशन। शिक्षक की भूमिका में एक बच्चे को एक तानाशाह या उपदेशक नहीं चाहिए शिक्षक, बल्कि वो केवल एक क्या होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। क्योंकि ये एक क्या होता है, व्यवस्थापक होता है, और बच्चे के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार करता है जिसमें बच्चा बेहतर रूप से सीख पाता है। वही ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जो है बच्चों को करके करने के लिए देता है, जिसमें वो बच्चा बिना चोट पेट खाए अपना अच्छे से सीख पाए। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम में विज्ञान, भूगोल और प्रकृति से जुड़े विषयों को और अधिक महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम में विज्ञान, है ना, यहाँ पर वही चीजें आपको दी जाएंगी जिसमें आप नेचुरली आप इन चीजों से जुड़ पा रहे हैं। जैसे आइडियलिज्म में कहा, साहित्य, कला, है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट दिए गए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया, विज्ञान, भूगोल, प्रकृति से जुड़े विषय, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, इन सब चीजों को यहाँ पर ऐड करने की बात करी गई है। तो इनसे जुड़े हुए विषयों को आपको महत्व दिया जाता है, जबकि धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा को बाहर यहाँ पर रखा जाता है। जबकि आपका जो धार्मिक है, जैसे स्पिरिचुअल रियलिटी, हमारी आइडियलिज्म बात करती है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको बाहर रखा जाता है, क्योंकि इनके अनुसार ये सब कुछ नहीं है, भगवान भी प्रकृति से के नीचे ही कुछ है, ऐसा कुछ इनका मानना है। समर्थक आपके रूसो है, एमिली जोला है, अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे इंडियन आपके थिंकर्स में आते हैं। तो इस विचारधारा के पुरजोर समर्थक हैं सभी लोग। यथार्थवाद की बात करें, वही रियलिज्म, रियलिज्म हमारी कोर फिलोसफी है। कल को हम इसमें क्या करेंगे, और थोड़ा सा जो है इंक्लूड करेंगे, मतलब इसमें हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कल को सब में। ठीक है, इन सब में डिफरेंशिएट करेंगे हम भाई कल को। तो आप तैयार रहिएगा कल की क्लास के लिए। आज के लिए आपको ये सारे मैंने अलग अलग दिए हैं, लेकिन आपके लिए कल को चार्ट लेके आऊंगी मैं, उस चार्ट से हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, चलो रियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो रियलिज्म क्या कहता है। रियलिज्म वास्तविकता का स्वतंत्र अस्तित्व है। रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, ऐसा इसका मानना है। वास्तविकता का स्वतंत्र अस्तित्व है। मुख्य विचार क्या कह रहा है, ये दुनिया और इसमें मौजूद वस्तुएं सब कुछ वास्तविक है। जो भी हम देख पाते हैं, जो भी हमारे लिए फैक्ट्स हैं, वो सभी एकदम वास्तविक है, सच है। अगर हम इसी लाइन का अगर हम विस्तार करके पढ़ें, जैसे हमें थोड़ा सा एलेबरेट करके लिखना होता है, जैसे 200 वर्ड्स में अब मान लिया हमारे पास यथार्थवाद का एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो यथार्थवाद मानता है कि हमारे सोचने या ना सोचने से हमारी जो बाहरी दुनिया का अस्तित्व है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यदि हम किसी वस्तु को भी नहीं भी देख रहे हैं, तब भी वह अपना वजूद रखती है ना। तो मन से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को ये सच मानता है, भौतिक वस्तुओं को सच मानता है ये, और एक तरह से अवहेलना करता है पूरी तरह से आइडियलिज्म फिलोसफी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ और तथ्यात्मक ज्ञान। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल नॉलेज की बात होती है। मुख्य विचार क्या कह रहा है भाई,
ज्ञान काल्पनिक नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। विस्तार इसके अनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिसे साबित किया जा सके और जो सबके लिए एक समान हो। सच्चा ज्ञान वह है जिसे हम साबित कर सकते हैं, जो सबके लिए एक समान हो, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ज्ञान व्यक्तिगत भावनाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने आज कुछ कह दिया है ना, उसको सच मान लो, नहीं। ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जो हमारी रियलिटी है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो हमारा नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल। आज मेरे विचार जो हैं वो मायने नहीं रखते हैं रियलिज्म में। रियलिज्म कह रहा है भावनाओं और विचारों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जो भी नॉलेज है वो सत्य की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, उसको आप प्रूव कर पाए। ये आपका मेनली आपका ये जो मकसद होना चाहिए। बौद्धिक और तथ्यात्मक विकास की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इंटेलेक्चुअल एंड फैक्चुअल डेवलपमेंट, मुख्य विचार क्या कहता है? शिक्षा का उद्देश्य बुद्धि का विकास और तथ्यों को समझना है। इसका विचार विस्तार क्या कहता है? छात्रों को केवल काल्पनिक बातें या पुरानी मान्यताएं सिखाने के बजाय हम उन्हें दुनिया की वास्तविक परिस्थितियों और तथ्यों को समझने के योग्य बनाते हैं, और इससे उनकी तार्किक सोच और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। मतलब शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक बुद्धि का विकास और तथ्यों को समझना है। इंटेलेक्चुअल एंड फैक्चुअल डेवलपमेंट इसका मेन मकसद होता है। विस्तार क्या कह रहा है भाई? छात्रों को केवल काल्पनिक बातें, पुरानी मान्यताएं, तो उसके बिल्कुल खिलाफ है ये। और ये दुनिया की वास्तविक परिस्थितियां, जो भी आपकी दुनिया में वास्तविक परिस्थितियां हैं, प्रैक्टिकल आपकी जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, है ना, वो और तथ्य को समझने योग्य बनाता है बच्चे को, ताकि उनकी तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और बौद्धिक क्षमता, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ पाए, उसके लिए ये खासकर वर्क करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, शिक्षक ज्ञान का विशेषज्ञ और अनुशासक, मतलब टीचर एज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी। मुख्य विचार क्या कहता है भाई? शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान और अधिकार होना चाहिए। मतलब एक जो शिक्षक है उससे अपने विषय पर पूरी तरह से आप मास्टरी करी होनी चाहिए, अपने विषय का बिल्कुल कोना कोना उसको जानना चाहिए। हालांकि कोई भी शिक्षक इतना परफेक्ट नहीं होता है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जान पाए। और जिस दिन एक शिक्षक को ऐसा लगता है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में सारा ज्ञान मेरे ही पास है, तो वो शिक्षक वहां पर उसकी दी एंड हो जाता है बस। जिस दिन एक शिक्षक ये मानने लगता है कि सब कुछ सारा ज्ञान मेरे ही पास है, नहीं। एक इंसान के पास सब कुछ ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। ज्ञान की कोई लिमिट ही नहीं है। नॉलेज, आप ये समझते हो 4 किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज हो गई? नहीं। नॉलेज इससे ज्यादा कहीं बढ़कर है भाई। कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन भर अगर पढ़ाई करता रहे ना, सुबह शाम दिन रात, तब भी वो पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो सकता। शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान और अधिकार होना चाहिए। ठीक है। विस्तार क्या कहता है भाई इसका? यथार्थवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका बहुत अहम होती है। ये शिक्षक को अपने विषय का एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ताकि यह छात्रों को सही और सटीक जानकारी दे पाए। साथ ही क्लास में ही सही अनुशासन बनाए रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। तो सटीक मतलब एक तरह से आपको एक्सपर्ट और विशेषज्ञ, एक्सपर्ट और अनुशासक, अथॉरिटी भी आपको शिक्षक को ही दी गई है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। आपका पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित को महत्व दिया गया है, यहाँ पर साइंस और मैथ। मैंने कहा था ना, जो चीजें हम प्रूव कर पाते हैं उन्हीं को आपको मेन इसमें दिया गया होगा। तो शिक्षा में व्यवहारिक और वैज्ञानिक विषयों को शामिल करना इनका मुख्य विचार है। तो विस्तार अगर करके देखें हम इसको, तो यथार्थवादी हवाई या केवल किताबी बातों का विरोध करता है कि हवा में आप बात बना रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, नहीं। इसके लिए उन्होंने इसके पाठ्यक्रम में, करिकुलम में इन्होंने कहा है कि विज्ञान, गणित और प्रकृति के नियमों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये विषय सीधे रूप से आपकी वास्तविक दुनिया और तथ्यों से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो ये सभी चीजें हैं समझ में आई होंगी। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा भाई, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा, मैं पिंट कमेंट में एक लिंक छोड़ दूंगी। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो आपको सीधा रिडायरेक्ट करेगा टेलीग्राम ग्रुप से, और उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ये सारी स्लाइड्स आपको वहीं पर आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के रूप में। ठीक है। तो आपको पीडीएफ अपलोड करके भेज दिया जाएगा। शिक्षण विधियों की बात करते हैं तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आता है आपका, और आपकी साइंटिफिक मेथड आता है। शिक्षक द्वारा वस्तुओं और प्रक्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर समझाना आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया। वैज्ञानिक विधि प्रयोग, अवलोकन तथा तथ्यों पर आधारित तार्किक शिक्षण,
प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, और आपके जो फैक्ट्स हैं उन पर आधारित जो भी आपके तार्किक शिक्षण है उसी को इन्होंने वैज्ञानिक विधि का नाम दिया है। अनुशासन की बात करें तो डिसिप्लिन में क्या कहता है भाई, नियम आधारित, रूल बेस्ड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब जो रूल्स बनाए गए उनको कोई भी तोड़ेगा। तो यथार्थवाद एक निश्चित, दृढ़ और व्यवस्थित अनुशासन का समर्थन करता है। और वस्तुनिष्ठ नियम की अगर हम बात करें तो अनुशासन व्यवहारिक नियमों और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होता है। तो वस्तुनिष्ठ नियम बताए गए हैं और नियम आधारित, रूल आधारित, मतलब आपके जो नियम है वो निश्चित होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए। उसी तरह का अनुशासन इन्होंने बताया है। जैसे हमारे प्रकृतिवाद ने कहा कि आपको बिल्कुल खुला छोड़ देना है, कोई भी अनुशासन आपको नहीं लगाना है बच्चे पर, ठीक है। उसके विपरीत इन्होंने ये कहा है, जबकि इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसके ज्ञान के द्वारा, ठीक? तो कुछ सिमिलरिटीज भी आपको मिलेगी, कुछ आपको डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। उस पर वीडियो आपके लिए कल आएगी, ठीक है। अब शिक्षार्थी की प्रकृति की बात कर लेते हैं भाई। नेचर ऑफ लर्नर कैसा होना चाहिए भाई, तार्किक प्राणी, मतलब रैशनल बीइंग होना चाहिए। छात्र को एक ऐसा जीव माना जाता है जिसके पास बुद्धि और तर्क करने की क्षमता हो। छात्र एक ऐसा जीव है जिसके पास आप बुद्धि और तर्क, है ना, करने की क्षमता होती है, एक रैशनल बीइंग होना चाहिए। प्रशिक्षण योग्य, टू बी ट्रेन्ड, छात्र का मस्तिष्क व्यवस्थित प्रशिक्षण और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने योग्य होता है। छात्र का मस्तिष्क आपका जो लर्नर का माइंड होता है वो व्यवस्थित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, मतलब आपकी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, आपकी व्यवहारिक ज्ञान वो प्राप्त करने योग्य होता है, तो जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, एक तरह से प्रशिक्षण योग्य होता है। उसके बाद 9 पॉइंट आपका कह रहा है, प्रमुख विचारकों में आपकी यथार्थवाद के जनक किसको माना जाता है, अरस्तु को। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो लिखना ही लिखना है कि भाई इसके प्रोपोनेंट कौन है। उन्होंने भौतिक संसार और वास्तविक अनुभवों को सत्य माना। इनके अनुसार भौतिक संसार और वास्तविक अनुभव ही सत्य है। जॉन लॉक का नाम भी आता है इसमें। इन्होंने टेबुलर आसा यानी कि कोरी पट्टी का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि ह्यूमन माइंड या फिर बच्चे का जो माइंड है वो एक टेबुलर आसा है, ब्लैंक स्लेट की तरह है, जिसके अनुसार बच्चा अनुभव के माध्यम से सीखता रहता है। मतलब बच्चा जब पैदा होता है, इनके अनुसार इन्होंने कहा था, अगर हम बहुत ही ज्यादा साधारण भाषा में समझे तो बच्चे का दिमाग जो होता है, या बच्चा जो होता है, वो एक कोरी पट्टी की तरह होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। और जैसे जैसे वो अपने अनुभव प्राप्त करता जाता है उसकी ब्लैंक स्लेट जो है फिल होती जाती है। तो एक टेबुलर रसा की फॉर्म में इन्होंने बच्चे के दिमाग को बोला था। आई होप आप लोगों के लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको, ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल की ये वीडियोस और ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने ये जो एक मतलब बीड़ा उठाया है कि आप लोगों को मेंस की तैयारी करानी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देना है। तो किसी भी चैनल पर जुड़ करके आप पैसे वैसे खर्च मत करिएगा, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। और बहुत ही स्ट्रक्चर वे में आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा समय आप अगर देंगे तो, जैसे मैंने अभी 40 मिनट में पूरा वीडियो पूरा कर दिया है और हमने इतना सारा टॉपिक जो है समझ लिया है। बस इसी तरह से अपनी तैयारी को डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे तो हमारा आराम से मेंस का जो है प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड सभी को शुभकामनाएं आपकी प्रीलिम्स आपका सभी का क्लियर हो जाए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिजल्ट्स के लिए। जल्दी आपके सामने रिजल्ट होगा और आप हमारे साथ तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।